हेलो बच्चों, बाजी कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है। तो गाइज आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं जीव जनन कैसे करते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से और बहुत कम समय में। तो बिना समय को बर्बाद किए हम करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट एंड फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले मैं बता दूं इस चैप्टर में कौन कौन से बच्चे टॉपिक आते हैं, है ना। तो ध्यान से देंगे। सबसे पहले आता है जनन क्या होता है, जनन के प्रकार, लैंगिक जनन क्या है, यहीं पे आप पढ़ते हैं नर और मादा जनन तंत्र को। अब आपको पता है कि जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें भी लैंगिक जनन होता है, यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना, अलैंगिक जनन और इसकी विधियां, और साथ ही साथ आ जाता है आपका यहाँ पर जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो भाई ये सारे के सारे टॉपिक्स चैप्टर हम पढ़ते हैं। अब देखिए कितनी आसान तरीके से आपको मैं सारी चीजें रिवाइज करा दूंगी, है ना। तो सबसे पहले जनन क्या होता है भाई, जनन यानी कि भाई इसको हम कहते हैं वो प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अब ये एक जीव था, जनन की क्रिया करी, 2 हो गए, ऐसे संख्या बढ़ती गई। तो क्या है भाई, वो प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने यानी कि संख्या में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर ये डेफिनेशन आपको समझ नहीं आए तो आप कौन सी परिभाषा लिख सकते हैं कि भाई वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने जैसी समान संतति की उत्पत्ति करता है। तो भाई अगर कोई भी जीव है वो अपने जैसी दिखने वाली समान संतति की तो उत्पत्ति करता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई आपने कभी देखा हो कि हाथी का बच्चा है बिल्ली के बच्चे को जन्म दे रहा है, नहीं ना, हाथी है तो हाथी की तरह होगा, बिल्ली है तो बिल्ली की तरह होगी, इंसान है तो इंसान की तरह होगा। तो इन दोनों परिभाषाओं में से आप कोई भी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये चीज तो क्लियर हो जाती है जनन क्या होता है। पता है जनन के प्रकार, तो बेटा जनन होता है 2 तरीके से, है ना। देखो एक होता है लैंगिक जनन और एक हो जाता है आपका अलैंगिक जनन। क्लियर, दोनों में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज 5 नंबर में आता है। तो लैंगिक और अलैंगिक में अंतर क्या होता है। लैंगिक जनन बेटा वो जनन होता है जहां पे हमें 2 जीवों की जरूरत है, जबकि अलैंगिक तो वो जनन होता है जहां पे हमें एक जीव की आवश्यकता होती है। अब 2 जीव हैं, कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि 2 जीव चाहिए, क्योंकि बेटा हमें यहाँ जरूरत होती है युग्मक की। युग्मक कोई नई चीज नहीं है, कोशिका ही होती है एक प्रकार की। तो युग्मकों का निर्माण होगा, नर में नर युग्मक होगा, मादा में मादा युग्मक, यही तो वो 2 जीव थे। अब यहाँ पे जीव ही एक है, यानी कि यहाँ पे एक होती है मातृ कोशिका जो जन्म देती है। ठीक है, तो यहाँ पे युग्मक का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, 2 अलग अलग जीव नहीं है वहां पे। अगर हम बात करें निषेचन होगा, तो भाई अगर 2 यहाँ पे जीव हैं, दोनों के युग्मक हैं, तो भाई वो युग्मक आपस में मिलेंगे। तो वो जब युग्मक मिलते हैं उसको हम कह देते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। यानी कि क्या होता है, निषेचन होता है, जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, युग्मक ही नहीं बन रहे हैं। ओके है, अब युग्मक ही नहीं बने यानी कि वहां पे क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ, है ना। आगे आओ, क्या बनता है बेटा, युग्मनज बन रहा है। तो जब दोनों युग्मक आपस में मिलने के बाद में एक नई कोशिका बनी, इसको हमने युग्मनज कह दिया। तो युग्मनज यहाँ पे बनता है, यहाँ पे नहीं बन रहा है। और विभिन्नता अधिक आती है लैंगिक जनन में। देखा ना, माता पिता होते बच्चे थोड़ा सा अलग होते हैं, तो विभिन्नता है ना। जबकि यहाँ पे जो जीव होते हैं वो अपने जैसे ही समान संतति, अगर भाई इस तरीके का दिख रहा है तो जो बच्चा जन्म लेगा वो भी ऐसे हो जाएगा। अंतर लिख कर आ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन पता तो है क्या है ना। 2 जीव की आवश्यकता है, युग्मक बनते हैं, निषेचन होता है, जायगोट बनता है। अब बात आती है कि यहाँ पे नर और मादा जनन तंत्र। तो ध्यान से देखें, यहाँ पे सबसे पहले आता है नर जनन तंत्र। डायग्राम आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, ना ही नर जनन तंत्र की ना ही मादा जनन तंत्र की। ओके, इसमें याद रखना कि एग्जाम में अगर आ जाता है आपका, बिकॉज ये डायग्राम बच्चे बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं में से मिलेगा आपको 100% है। इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है डायग्राम की बस, हाँ, लेकिन ये पॉइंट्स पता होने चाहिए बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे निकलते हैं। नर जनन तंत्र में क्या होता है भाई, वृषण में क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं, और ये वृषण कोश में स्थित होते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इनको किसको, शुक्राणुओं को बनने के लिए शरीर के ताप से कम ताप की आवश्यकता हो जाती है। वृषण कोश में जब शुक्राणु बन गए, आगे जाएंगे तो शुक्राणी जो आपकी शुक्र वाहिनी होती है, यहाँ से जो शुक्राणु होता है उनका स्थानांतरण, यानी कि यहाँ इस नली के जरिए वो आगे बढ़ते हैं। ग्रंथियां, ये बहुत सारे पदार्थ को क्या करते हैं, यानी कि कुछ ग्रंथियां होते हैं जो स्राव करती हैं। अब शुक्राणु आपस में मिले तो उनको एक तो उनके रास्ते में, यानी कि जब वो जा रहे हैं, यानी कि भाई जब शुक्राणुओं का स्थानांतरण हो रहा है तो उसके लिए क्या मिल जाता है भाई, उन्हें एक तरीके से रास्ता मिल जाता है ना, तरल माध्यम हो जाता है, जिसकी वजह से उनका स्थानांतरण बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, शिशिन, यानी कि भाई इसके जरिए क्या होता है, जो मादा होती है उनके शरीर में शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है। सिंपल तरीका। अब आता है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में क्या होता है भाई, ये डायग्राम है आपका, अंडाशय दिख रहा है, यहीं पर अंडाणु बनता है जो कि मादा युग्मक हो जाता है ना। अब यहाँ से अंडाणु जब बाहर निकलता है उसको हम बोल देते हैं अंडोत्सर्ग। अब जब अंडाणु यहाँ से बाहर आया, इस पिंपली ने पकड़ा और आगे भेजा, कहाँ पर, यानी कि अंडाशय में तो क्या बना, अंडाणु यानी कि मादा युग्मक और
जब वो अंडवाहिनी में है, अंडवाहिनी में होता है बेटा निषेचन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आता है अंडाणु और किसका इंतजार करता है, शुक्राणु का निषेचन के लिए। तो निषेचन कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर में हो रहा है। यहाँ पे निषेचन हो जाता है, दो कंडीशन होते हैं, निषेचन हो तब क्या होगा, नहीं हुआ तब क्या होगा। देखो अगर निषेचन हो जाता है तो जब यहाँ पे भाई शुक्राणु मिल गया, निषेचन हो गया, यहाँ पे भाई अब क्या बनेगा, आगे जाइगोट बनेगा, फिर वहां से भ्रूण, और फिर जो बेबी होता है 9 मंथ तक उसका पूरा विकास होता है, 9 महीने के बाद वो जन्म ले लेता है। ठीक है, गर्भाशय में 9 महीने रहता है। ठीक है, अब सोचो कि अगर निषेचन ना हुआ हो तो होता क्या है, अंडाणु इंतजार करता है और जब शुक्राणु नहीं मिलता है तो वो आगे जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम की जो दीवारें होती हैं, जब बेबी होता है तो ये दीवारें मोटी नहीं हो पाती, लेकिन जब ये दीवारें, यानी कि अगर हम बात करें, ध्यान सुनना, जब यहाँ बेबी है, ठीक है, आप सोचो यहाँ पे ये चीज, तो ये दीवारें जो हैं ये अगर हम बात करें मोटी नहीं हो पाई, लेकिन अब बेबी नहीं है तो ये दीवारें मोटी होना शुरू होती हैं और रुधिरस्राव के रूप में टूटना, यानी कि भाई शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम ऋतुस्राव कह देते हैं। ठीक है, 50 वर्ष तक आते आते ये महिलाओं में जो एक प्रक्रिया होती है बंद हो जाती है। तो ये बहुत आसान तरीका हो गया, वापस रिवाइज करते हैं। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, अंडवाहिनी में निषेचन होता है, गर्भाशय में बेबी रहता है, जब निषेचन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भाई जब निषेचन नहीं होगा, तो जब निषेचन नहीं होता है तो यहाँ पे जो एंडोमेट्रियम की दीवारें होती हैं वो मोटी होकर, क्योंकि वहां पे बेबी नहीं होता उस टाइम पे, तो वो मोटी होंगी दीवारें और टूटना शुरू कर देंगे और रक्तस्राव के रूप में बाहर निकल जाएंगे। सिंपल है ना, आगे बढ़ो। अब जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसमें भी तो नर और मादा भाग होते हैं ना बच्चा, तो बस वही उससे, लेकिन उससे पहले मैं जानना था फूल क्या होता है। तो फूल, पुष्प होता क्या है बेटा, पुष्प होता है आपके प्रोहो का रूपांतरण। ठीक है, फूल क्या है, प्रोहो का रूपांतरण हो जाता है। अब फूल जो होता है बेटा, इस सबसे पहले फूल के भागों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो फूल जो होता है इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहले आ जाता है बाह्य दली, जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं। फिर आ जाता है दलपुंज, जिसको हम पंखुड़ी भी कह देते हैं, यानी कि नंबर 1, ये नंबर 2 है ना। नंबर 3 जो आता है बेटा वो आ जाता है आपका पुंमांग, और पुंमांग जो होता है वो मिलकर बना होता है इन पुंकेसर से। पुंकेसर के खुद 2 भाग होते हैं, परागकोश और पुतंतु, और इसी परागकोश में बनते हैं कौन, आपके परागकण। सिंपल, क्लियर है। यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाता है 4th, वो होता है आपका जायांग वाला भाग, और जायांग जो है वो मादा जननांग है, जो स्त्री केसर से मिलकर बना है, और इस स्त्री केसर के भी 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। क्लियर है। जबकि पुंमांग क्या होता है, नर जननांग होता है। जब फूल को जान लेते हैं, इसकी संरचना को जान लेते हैं, फिर बारी आ जाती है कि ठीक है फिर निषेचन कैसे होगा यहाँ पे। लेकिन याद रखना कि जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें निषेचन से पहले होती है परागण की क्रिया। तो ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता दूं, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें। एंड बच्चा ये डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में बनाने को आता है, एंड ये आता है सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में। वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट तो तुम कर ही लोगे जब अपना आप लॉन्ग याद हो जाएगा, है ना। आगे आ जाओ। अब एक संरचना दिखाई दे रही है जो कि आपको दिखाएगा कि मादा वाला जो जननांग है वो कैसे है। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बीजांड। बीजांड जो है बेटा, ये बीजांड अंडाशय के अंदर पाए जाने वाली संरचना है, ठीक है, जो आगे चल के बीज बन जाती है। परागण क्या होता है, तो भाई ध्यान से देखना कि जो परागकण होता है, ठीक है, परागकण का, ठीक है, वर्तिकाग्र पर आना, क्या कहलाया जाता है, परागकण का वर्तिकाग्र पर आना परागण होता है। परागकण क्या है, नरयुग्मकोद्भेद, वर्तिकाग्र क्या है, मादा भाग है। जब ये वाला आपका परागकण ये यहां से मादा के इस वाले भाग पर आ जाता है, यही आपका परागण हो जाता है। अब ये 2 तरीके से होता है, तो बहुत ध्यान से देखें कैसे 2 तरीके से। एक होता है स्व परागण बच्चा, एक होता है आपका पर परागण। स्व परागण जो होता है वहां पे हमें एक ही पुष्प की जरूरत होती है, यानी कि याद रखना कि ये द्विलिंगी पुष्पों में होता है, जबकि जो पर परागण होता है वो एक लिंगी पुष्प पे होता है। अब बोलोगे एक लिंगी पुष्प कौन से होते हैं, एक लिंगी पुष्प वो पुष्प होता है कि या तो वहां पे नर भाग हो या फिर मादा वाला भाग हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस फूल में आप क्या देख रहे हो कि इसी का परागकण इसी के वर्तिकाग्र पर आ गया, इसी को किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस तरीके का जो परागण है वो स्व परागण हो जाता है। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ पर परागण की, तो यहाँ पे हमें 2 अलग अलग फूलों की जरूरत होती है। लेकिन याद रखना ऐसा ना हो कि ये गुलाब है दूसरा गेंदा, नहीं, दूसरा भी गुलाब का होना चाहिए। अब देखो इसका परागकण था वो दूसरे के वर्तिकाग्र वाले भाग पर गया, तो इस तरीके से जो परागण होता है उसको हम पर परागण कह देते हैं। और यहाँ पे जरूरत होती है माध्यम की। अब लोग मैं बार बार माध्यम बोल रहा हूँ, ये क्या है, तो भाई जो उस परागकण को पहुंचा रहा है, जैसे हवा चली तो उड़कर गया, बारिश आई पानी से बहकर गया, कोई कीट आके बैठा उसके पैरों पे चिपक के चला गया,
तो ये होते हैं माध्यम। ठीक है, अब परागण हो गया, अब क्या होगा, निषेचन। ठीक है, निषेचन क्या है, नर और मादा युग्मक का मिलना, क्योंकि निषेचन से पहले परागण होता है। अब परागण हो गया तो अब क्या होगा, निषेचन। लेकिन कैसे, ध्यान से देखें, जब परागकण यहाँ पर आ जाते हैं तो उससे एक नलिका निकलती है जिसको हम बोल देते हैं पराग नली। ठीक है, तो ध्यान से देखें, परागकण जैसे कि मैंने बोला है ये नर युग्मकोद्भिद है जो नर युग्मक को बनाएगा। तो नर युग्मक पराग नली से नीचे आता है, और जब ये नीचे आता है ना बेटा तो होता क्या है, ये बीजांड में प्रवेश करता है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ लिखा हुआ है मादा युग्मक का केंद्र, यानी कि अंडाशय है, उसके अंदर बीजांड, ये है क्या, मादा युग्मक का आपका केंद्रक। तो जब यहाँ से याद रखना 2 नर युग्मक आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो नर युग्मक यानी कि पराग नली बीजांड में प्रवेश करती है और नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक से संयुक्त हो जाता है, यानी कि नर और मादा युग्मक आपस में मिले, कौन सी क्रिया हो गई, निषेचन की क्रिया हो गई, सिंपल। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से एंड ये डायग्राम आपको बना कर आना है जब वो बोलेंगे कि फूल यानी कि पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रिया कैसी होती है। अब एक बहुत सिंपल शॉर्ट चार्ट तरीके से समझें इसको। पुष्प क्या है, प्रोगा रूपांतरण, बाह्य दल, दलपुंज जो होते हैं पुष्प में सहायक अंग के रूप में काम करते हैं। पुमंग जो है वो नर जननांग है, जयांग जो है वो मादा जननांग है। निषेचन की क्रिया जब होती है तो परागकण का क्या होता है, यानी कि परागकण वर्तिकाग्र पर आता है, फिर क्या होता है, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, उसके बाद क्या होता है, अंडाशय फल में, यानी कि जब हम बात करें कि जैसे निषेचन हुआ, अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड जो है वो बीज में बदलता है, और जो सारे भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। बस सिंपल, इतनी सी कथा थी, है ना। अब देखें यहाँ पे अलैंगिक जनन, तो भाई तो वो जनन है जहां पे हमें एक जीव की आवश्यकता है। ठीक है, और इसकी ना अलग अलग विधियां होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो विधि दिखाई गई है, अगर आप इसको देख रहे हो तो यहाँ पर हो रहा है आपका विखंडन, लेकिन कौन सा विखंडन, वो हो रहा है आपका द्विविखंडन। द्विविखंडन क्या होता है, जो एक जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा में होता है, इसका एग्जांपल अमीबा, ये क्या करेगा, अपने जैसे 2 नए जीव को बना देगा। देखो सबसे पहले केंद्रक बटेगा, कोशिका द्रव्य बटेगा, और एक टाइम के बाद 1 से 2 नए जीव बन जाएंगे। अब विखंडन 2 तरीके से था, द्विविखंडन, और दूसरा आ जाता है बच्चा आपका बहुविखंडन। बहु का मतलब बहुत सारे, यानी कि अभी तो 2 भागों में बटा, अब बहुत सारे उसके भाग वहां पर बन जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कोशिका है, और सबसे बाहर की तरफ वहां पे ना क्या बना हुआ है, एक रक्षी भित्ति जो रक्षा कर रही है। तो यहाँ पर भी केंद्रक बटेगा, बिकॉज जब एक कोशिका विभाजित होती है सबसे पहले कौन बढ़ता है, केंद्रक, फिर कोशिका द्रव्य, एंड फिर होता क्या है बेटा, यहाँ पर एक नई कोशिका बन जाती है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सिस्ट है जो रक्षी भित्ति है ना। तो जब ये केंद्रक बढ़ जाते हैं, कोशिका द्रव्य बढ़ जाता है, ये सिस्ट जो हो जाता है ये फट जाता है, और जितने भी जो कोशिकाएं हैं वो मुक्त हो जाती है ना। इसका जो एग्जाम्पल है वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ाओ। नेक्स्ट आप विधि देखते पहचान गए होंगे, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर हो रहा है मुकुलन। यीस्ट और हाइड्रा 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके। ये हाइड्रा था, इसमें होता क्या है इस विधि में, जो जीव होता है ना बेटा उसके शरीर से एक छोटा सा उभार निकलता है, उस उभार को हम लोग मुकुल कह देते हैं। ये धीरे धीरे ये बड़ा होगा और एक टाइम बाद अपने जनक से, जनक कौन होता है, जो जन्म दे रहा है, उससे अलग हो गया और एक वहां पे नया जीव बन गया। सिंपल। थर्ड पर है, थर्ड हो जाता है आपका कौन सा, नंबर 3 है बीजाणु निर्माण। आप बोलेंगे मैम ये बीजाणु क्या होता है, मैं बोलूंगी ये बीजाणु एक ऐसी संरचना है जिसमें इतनी क्षमता है कि एक नए जीव को बना दे। ठीक है, बड़ी क्लास में जब जाओगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे। तो ये बीजाणु धानी, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु हैं, और बीजाणु वो संरचना है जिसके अंदर क्षमता है जैसे बहुत सारे, यानी कि एक नए जीव को बनाने की। वहां पे सिंपल ये मान लो। ठीक है, एक टाइम आता है कि बीजाणु, जो बीजाणु धानी होती है, यानी कि भाई बीजाणु आवरण फटा और सारे बीजाणु हवा में फैल गए, जहां जहां पर गिरेंगे वहां पर एक नया कवक तंतु, उनसे कवक जाल, और फिर एक नया कवक बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो देखा गया वो राइजोपस पे देखा गया है। आगे आओ, नेक्स्ट ये है भाई आपका क्या, पुनर्जनन। पुनर्जनन क्या हो जाता है, फिर से जन्म होना, है ना। क्यों, क्योंकि इनमें पाई जाती है पुनरुद्भवन की क्षमता। ये ऐसी क्षमता होती है जिसमें जो जीव का शरीर होता है वो क्या हो जाता है भाई, यानी कि अगर उसका हाथ पैर कुछ भी कट जाता है भाई, यानी कोई अंग कट जाता है ना, वो वापस पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। हमारी उंगली कटे पहले जैसे नॉर्मल होगी, नहीं होगी भैया, है ना, किसी कटनी भी नहीं चाहिए। और ठीक है, देखो प्लानेरिया, प्लानेरिया जो होता है बेटा सबसे ज्यादा इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। याद रखना, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा भी होता है और उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है, यानी कि पुनर्जनन भी होता है, लेकिन प्लानेरिया में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, देखो कोई कुछ रीजन रहा होगा, इसका शरीर 3 खंडों में बढ़ गया और हमें लगा वो मर गया, लेकिन मरा नहीं है, है ना। क्या हो गया वहां पे, और 3 नए जीव बन गए। आ गया,
स्पाइरोगायरा कौन सी विधि है भाई? ये विधि है आपकी खंडन की विधि। इसमें क्या होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा, क्या है भाई कि ये परिपक्व स्पाइरोगायरा, एक विकसित स्पाइरोगायरा बड़ा हुआ, जब ये प्रौढ़ अवस्था में ही टूट गया, भट गया, है ना। अभी तो हमें लगा कि ये भया गया, इसका भी काम हो गया, लेकिन नहीं, काम नहीं हुआ इसका। ये जो 3 टूटे, 3 भागों में जो ये बटा है, ये 3 स्पाइरोगायरा बन गए। अभी धीरे धीरे विकसित होंगे, बड़े होंगे और फिर आगे जाके वो टूट जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे, यही प्रक्रिया चलती रहती है बस। नेक्स्ट कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन आपका होता है बेटा पौधों में, जिसमें पौधों के जड़, तना, पत्ती, इन सब भागों को लिया जाता है और एक नया पौधा बनाया जाता है। सबसे पहले आ जाती है कर्तन लगाना। कर्तन में क्या होता है कि भाई एक पौधा, उसकी शाखा को काटा और शाखा को जब मिट्टी में लगाया तो हमने देखा थोड़े समय के बाद उसे जड़ें निकलना स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे वो पूरा पौधा बनना शुरू हो गया। ठीक है, ये कर्तन लगाना है। नेक्स्ट सेकंड दाब लगाना। दाब लगाना क्या होता है कि भाई बहुत सारी शाखाएं निकली पड़ी है, एक शाखा को हमने क्या किया, इस तरीके से आधा जमीन में आधा बाहर, और थोड़े समय के बाद हमने देखा कि वहां पे जड़ें निकलना स्टार्ट हुई, इससे नया पौधा बनना शुरू हुआ। और जब इस तरीके से हो जाता है तो हम इसको यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, तो बस ये दाब लगाना हुआ। नेक्स्ट आपका जो नंबर 3 पर आता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो है रोपण। रोपण में क्या होता है कि भाई 2 अलग अलग पौधे हैं, एक का जड़ वाला भाग लिया, एक का ऊपर वाला भाग लिया, और उन दोनों भागों को हमने जोड़ दिया, जिनसे एक नया पौधा बनाया जाता है। इसी को हम क्या देते हैं, रोपण। सिंपल, खत्म हो लैंगिक जनन की सारी विधियां। अब आ जाता है जनन स्वास्थ्य। भाई जनन स्वास्थ्य क्या है? क्या जो इंसान है, क्या वो जनन की क्रिया के लिए पूरी तरीके से हेल्दी है, सामाजिक, व्यवहारिक, शारीरिक रूप से स्वस्थ है, मानसिक रूप से? तो बस यही चीज देखी जाती है। अगर वो स्वस्थ है तो वो स्वस्थ है ना। अब यहाँ पे रोगों का लैंगिक संचरण, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो कैसे फैलते हैं भाई, यानी कि अनेक रोग का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। जैसे भाई देखो, कुछ बैक्टीरिया के जरिए फैलते हैं, कुछ वायरस के जरिए फैलते हैं, है ना। बैक्टीरिया के द्वारा, इनकी डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ नाम आपके कोर्स में कि बैक्टीरिया से कौन सा हो रहा है, लैंगिक संपर्क रोग कौन से, वायरस से कौन सा, बस सिंपल। गोनोरिया, सिफिलिस, यूरेथ्राइटिस और सर्विसाइटिस ये बैक्टीरिया से हो रहे हैं। वायरस से सर्विक्स कैंसर, हर्पिस, मस्सा तथा एड्स ये सब आपके वायरस से होने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, यानी कि उससे गर्भधारण को रोका जा सकता है, तो गर्भरोधन के अलग अलग क्या हो जाते हैं, प्रकार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ यांत्रिक अवरोध अपनाते हैं। बेसिकली बच्चा ये यांत्रिक अवरोध क्या करते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोक देते हैं, है ना। क्योंकि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलेंगे तभी तो निषेचन होगा, और वो मिलेंगे नहीं तो निषेचन कहां से होगा। तो ये यांत्रिक अवरोध क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु को आपस में मिलने से रोक देते हैं। रासायनिक तकनीक के जरिए क्या किया जाता है भाई, जैसे यहाँ पे कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे लेडी हो गई तो वो कुछ दवाइयां खाती हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, कि उसमें होता है कि अंडाणु नहीं बनता है, अंडाणु बनेगा तो निषेचन कहां से होगा। आपका ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी जो होते हैं मादा के शरीर में होते हैं, जिसमें अंडवाहिनी में अवरोध पैदा कर देते हैं, निषेचन ही नहीं हो पाएगा भाई फिर तो, है ना। और वेसेक्टोमी में जो नर की शुक्रवाहिनी होती है उसको काट दिया जाता है, बेसिकली कि चिकित्सा उसमें आ जाता है ना। यहाँ पे अगर हम देखें आपका वही वाले पॉइंट है, नसबंदी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो इस तरीके के यहाँ पे अपनाए जाते हैं क्या कुछ तरीके, ठीक है, गर्भरोधन के लिए। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट इतना आसान तरीके से। कितना समय लगा? ज्यादा समय नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं लगा ना। तो बस इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लेकर आए हैं रिवाइज इंडिया, जहां पे आपको पूरा चैप्टर, देखा मैंने कितनी आसानी से रिवाइज करा दिया, इतने कम समय में, वो भी क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं ना बोर्ड, है ना। तो समय हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इस चैप्टर के डिटेल में पढ़ना चाहते हैं लेक्चर, तो वो यूट्यूब प्लस डाउटनेट ऐप दोनों पर है लेक्चर, तो आप उनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको मजा आया, अच्छे से रिवाइज हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू बच्चा पार्टी।